गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की, जिसमें फ्राइड के सिद्धांतों में बात चल रही थी। फ्राइड ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसको दो भागों में बांटकर आपने पढ़ा। पहला था स्थलाकृति सिद्धांत, जिसमें फ्राइड ने मन की अवस्था को, मन के भावों को तीन भागों में बांटा था। इसमें चेतन, अचेतन और अचेतन की स्थिति के तहत आपने जो सिद्धांत देखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व या मन के विचार उनकी स्थलाकृति सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसीलिए एक सिद्धांत और दिया है, उसको कहते हैं मन का गतिशील सिद्धांत। फ्राइड के अनुसार मन चंचल होता है, आप ये पढ़ते आए हैं। तो मन की कुछ स्थिति गतिशील होती है, उस गतिशील स्थिति के आधार पर फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया है उसका मन का गतिशील सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको इदम, अहम और पराअहम कहते हैं। इड के जो भाव होते हैं वो फ्राइड ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर के वो मन के जो भाव निकलते हैं, उसको उन्होंने इड की संज्ञा दी है। और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति असामाजिक तरीके से जो भावों को सोचता है, व्यक्त करता है, मन के भाव उसके अंदर आते हैं, उन बातों को फ्राइड ने इड की संज्ञा दी है। और ये एक तरह से इस प्रकार का व्यवहार है जो कि प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। व्यक्ति के अंदर जैसी प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति से प्रभावित होकर के उसके मन के भाव वैसे ही व्यक्त होते हैं। इसीलिए फ्राइड ये कहते हैं कि इड का जो भाव है वो समाज की स्थिति के अनुसार सही नहीं होता है। इड वाले व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और असामाजिक कार्यों में ही विलीन रहते हैं। इसीलिए इड वाली स्थिति को फ्राइड ये कहते हैं कि इड वाली जो स्थिति है वो व्यक्ति के भाव अंदर से कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व उसी से प्रभावित होकर के उसके भाव व्यक्त होते हैं। इसीलिए उन्होंने दूसरा जो भाव दिया है वो है आपका मन का अहम, ईगो। इससे यह जो व्यक्तित्व का सामाजिक पक्ष है, और एक तरह से उन्होंने मानवीय प्रवृत्ति का भाव बताया है कि ईगो यदि व्यक्ति में नहीं होगा, कहने का मतलब फ्राइड ने ये कहा है कि ईगो का भाव जो है वो एक तरह से सामाजिक प्रवृत्ति के तहत होता है। व्यक्ति का एक संतुलित भाव है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो होता है वो वास्तविकता में ईगो के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और इसी कारण मानव, यदि ईगो जिसके अंदर होगा, भाव जिसके अंदर अच्छे होंगे, वही मानव बनता है और मानव के गुण उसके अंदर होते हैं। और ये जो ईगो वाला भाग है वो व्यक्ति के दोनों पर, इड और सुपर ईगो पर नियंत्रण करता है। यदि जिन व्यक्तियों में ईगो का भाव या अहम का भाव कमजोर होता है, वो व्यक्ति अपने समाज में, अपने जीवन में अच्छी प्रकार से मनुष्य नैतिक जीवन में संतुलित नहीं हो सकते। कहने का मतलब उनका ईगो का भाव कमजोर होने पर उनका जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व असंतुलित एवं को समायोजित होता है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका ईगो का भाव अच्छा नहीं है, ईगो जिनके अंदर अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को समाज में अच्छी प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते और वो असमायोजित या कुसमायोजित की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए ईगो की प्रधानता के कारण ही वो इड पर नियंत्रण रखता है, इड के भावों को दबाता है और इड के भावों को व्यक्त नहीं होने देता है। तीसरा उन्होंने बताया है पराअहम, सुपर ईगो। सुपर की ईगो के अंदर ये भाव फ्राइड कहते हैं कि ये जो व्यक्तित्व का एक आदर्श और नैतिक स्वरूप है। कहने का मतलब साधु की प्रवृत्ति का होता है, देवत्व के तहत तुल्य होता है। कहने का मतलब जब भलाई का भाव, समाज में एक अच्छा कार्य करने के प्रति या समाज के प्रति सचेत रहने वाली बात यदि मन के भाव के अंदर व्यक्त होती है, तब हम उसको सुपर ईगो का भाव कहते हैं। कहने का मतलब यह व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और इसका संबंध देवत्व से है। यह मनुष्य के दैविक कार्यों को प्रेरित करता है। कहने का मतलब मन के ऐसे भाव
जो कि साधु के भावों से मिलते हों, देवताओं के भावों से मिलते हों, देवत्व के भाव होते हों, किसी को हानि न पहुंचाने वाले भाव होते हों, ऐसी स्थिति वाले जो भाव हैं वो सुपर ईगो के होते हैं। तो कहने का मतलब फ्रायड ये कहते हैं कि ये व्यक्तित्व का, फ्रायड के अनुसार इन तीनों के सम्मिलित रूप से ही व्यक्तित्व का क्रियान्वित होता है। व्यक्तित्व अच्छा इन तीनों के भावों से ही होता है। ये ईड के भाव तो बच्चों में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली होते हैं। ईड जो भाव है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे के भावों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ईड वाले जो भाव है वो बच्चों में ज्यादातर प्रभावित होते हैं। तो अहम जो है वो हमेशा इगम और पराअहम पर नियंत्रण रखता है। तो ईगो का एक महत्व अपने आप में विशेष होता है, और ये जिनमें ईगो की प्रधानता होती है वो अपने जीवन में अच्छी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को समायोजित कर लेते हैं। इसीलिए फ्रायड ये कहते हैं कि वास्तविकता में मन की जो चंचल स्थिति है, मन की जो गतिशील स्थिति है, उसमें ये तीनों भाव समय समय पर आते हैं और प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर के आते हैं। इसीलिए व्यक्ति को समय और परिस्थिति के अनुसार अपने भावों को समझ लेना चाहिए। मैं इन तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। आप मान लें एक बालक है और बाजार में गया हुआ है, उसकी जेब में पैसे नहीं है। एक सेब की ठेल देखता है पास में, सेब की ठेल देखते ही उसको भूख लगी है और उस सेब की ठेल से सेब चुराने का भाव उसके अंदर आता है कि मैं इसके ठेले से सेब चुरा लेता हूं और सेब खा लेता हूं। तो ये जो भाव है, मतलब सेब की उस ठेल से सेब चुराने का जो भाव आता है वो छात्रों ईड का भाव है कि वो बालक से ठेले से सेब चुराने की बात सोच रहा है कि मैं इससे चुरा लेता हूं। लेकिन फिर उसके बाद बात समझ में मन में आती है कि मैं यार सेब अगर चुराऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, पकड़ भी सकते हैं, पिटाई भी मेरी हो सकती है और मुझे पुलिस को भी पकड़ाया जा सकता है। इसीलिए जब उसके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि मैं ये कार्य ये जो मैं चोरी करूंगा, सेब चुराऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, ये देख लेंगे और पुलिस को पकड़ा देंगे, तो ये जब भाव उसके अंदर व्यक्त होते हैं तब हम उसको ईगो का भाव कहते हैं कि वो एक सामाजिक स्थिति के अनुसार सोचता है, एक व्यवस्था के अनुसार सोचता है, तब हम उसको ईगो का भाव कहते हैं। फिर बाद में उसके विचार आते हैं कि यार ये कार्य गलत है, चोरी करना एक तरह से पाप है, जो लोग दूसरे हैं वो भी तो हैं मेरे जैसे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं, चोरी नहीं करते हैं और वो नहीं करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल समाज के हित में नहीं है, समाज के विरुद्ध है। इसीलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति उसके अंदर कब आती है, जब ये समाज की स्थिति एक तरह से उसका आदर्श नैतिक स्वरूप व्यक्त होता है और देवत्व या एक समाज के प्रति अच्छी सोच उसके अंदर विकसित होती है, तब हम उसको पराअहम की स्थिति कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे भाव जब सेब को चुराने की बात आती है तब तो वो ईड का भाव है, और जब उसके अंदर ये भाव आता है कि ये अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी पिटाई होगी, पुलिस पर रिपोर्ट भी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति का जो भाव है वो ईगो का भाव होगा, और ये तब नैतिकता की स्थिति के अनुसार वो सोचने लग जाता है कि ये कार्य गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी करना एक तरह से पाप है, समाज में ऐसे लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलता है, तब हम उसको सुपर ईगो का भाव कहते हैं। तो छात्रों, फ्रायड ये कहते हैं कि मन का जो गतिशील भाव है वो इस प्रकार से सोचता है, विचार करता है और उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो फ्रायड इस चीज को समझाते हैं। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, आपकी पूर्व परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। तो आपने पढ़ा नैतिक मूल्य और आदर्श किसके अंदर विकसित होते हैं, अहम के अंदर विकसित होते हैं। इसीलिए कई बार परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं और आप इस चीज को ढूंढते हैं, समझते हैं। तो ये फ्रायड के सिद्धांत हैं जो कि हमने व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत आपको बताए। धन्यवाद।